जी सर, बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। आज हम भौतिकी का पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र शुरू करने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और फंडामेंटल टॉपिक है। हम इसे स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे, हर विजुअल को डिकोड करेंगे और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी सर। तो ये है हमारी पहली स्लाइड अंजलि। ये इस पूरे अध्याय का एक तरह से परिचय है। अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर एक घूमती हुई आकाशगंगा जैसा 3D चित्र है। इसमें तुम देख सकती हो कि लाल और नीली ऊर्जा की लकीरें हैं जो केंद्र की ओर खिंच रही हैं। जी। ये असल में ब्रह्मांड में मौजूद वैद्युत आवेश की शक्ति और उसके प्रभाव को दर्शा रहा है। अच्छा। जैसे कि यहाँ लिखा है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय जो चट-चट की आवाज होती है या तूफानी रात में बिजली की चमक, दोनों एक ही अदृश्य शक्ति के कारण होती हैं, वैद्युत आवेश। मतलब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये बल इतना शक्तिशाली है कि ये परमाणुओं के आकार से लेकर आकाशगंगाओं तक पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रखने में भूमिका निभाता है। सर, ये सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। क्या सच में स्वेटर से निकलने वाली वो छोटी सी चिंगारी और आसमान में कड़कने वाली बिजली दोनों के पीछे एक ही कारण है? हाँ अंजलि, कारण बिल्कुल एक ही है, बस दोनों का पैमाना मतलब स्केल बहुत अलग है। सर, नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा दी गई है। यह भौतिकी की वो शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा परीक्षा में सीधे पूछी जा सकती है। ठीक है सर। बहुत अच्छा सवाल था अंजलि। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस रहस्यमयी शक्ति की खोज आखिर हुई कैसे। जरूर। इस स्लाइड को देखो अंजलि, यहाँ एक पुराना दस्तावेज मतलब एक स्क्रोल जैसा है जिस पर एम्बर का एक चमकीला पत्थर रखा है। पीछे एक ग्रीक खंबा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हमें इतिहास में पीछे ले जा रहा है। एकदम। ये कहानी है लगभग 600 ईसा पूर्व की, जब ग्रीस के मिलेटस निवासी थेल्स ने एक अजीब चीज देखी। उन्होंने क्या देखा था? जब उन्होंने एम्बर को ऊन से रगड़ा तो वो पंखों और भूसे जैसी हल्की चीजों को अपनी ओर खींचने लगा। उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक की नींव रख दी है। और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है ना? बिल्कुल सही। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है। सर, ये तो बहुत रोचक है, पर क्या थेल्स ने इसे सिर्फ ऊन से ही रगड़ कर देखा था? अगर वो किसी और चीज से रगड़ते तो क्या तब भी ऐसा ही होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस समय शायद उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो, पर आगे के प्रयोगों में ये बात बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सर, यहाँ भी एग्जाम अलर्ट है। हाँ अंजलि, इसे याद रखना। थेल्स ऑफ मिलेटस को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले स्थिर विद्युत का अवलोकन किया था। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल। पदार्थ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी अगली स्लाइड हमें इसी के बारे में और जानकारी देगी। चलो देखते हैं। जी। अंजलि, इस स्लाइड पर देखो, 2 रॉड्स हैं। एक कांच की रॉड है जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है और उससे तुम देखो लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है। हाँ, दिख रही है। और दूसरी एक प्लास्टिक की रॉड है जिसे बिल्ली की खाल मतलब फर से रगड़ा जा रहा है और उससे नीली ऊर्जा निकल रही है। ये 2 अलग-अलग रंग, मतलब 2 अलग तरह के आवेश। एकदम सही पकड़ा। प्रयोगों से पता चला कि आवेश केवल एक प्रकार का नहीं है, इसके 2 चेहरे हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर एक प्रकार का आवेश आता है और जब प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो उस पर दूसरे प्रकार का आवेश आता है। और अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। हाँ, उन्होंने इन्हें प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिए। सर, मेरा एक सवाल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ वाले आवेश को ही धनात्मक और प्लास्टिक वाले को ऋणात्मक क्यों कहा? क्या वो इसका उल्टा नाम भी रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे। ये पूरी तरह से एक कन्वेंशन मतलब एक परिपाटी है जिसे सबने मान लिया। इसका कोई गहरा वैज्ञानिक कारण नहीं था उस समय। अच्छा, तो इसका जवाब शायद इस एग्जाम अलर्ट में है। बिल्कुल सही अंजलि, ये एक परिपाटी है जिसे हम सब मानते हैं। याद रखना, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ पर आवेश को धनात्मक प्लस और फर से रगड़ी गई प्लास्टिक छड़ पर आवेश को ऋणात्मक माइनस माना जाता है। ये एक फैक्ट है जिसे याद रखना है। ठीक है सर। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है अंजलि, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
अब देखते हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगली स्लाइड देखो। जी, ब्रह्मांड का पहला नियम, आकर्षण और प्रतिकर्षण। हाँ, यहाँ देखो, बाईं तरफ दो लाल गोले हैं जिन पर प्लस का निशान है और वे एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण या रिपल्शन। और दाईं तरफ एक लाल प्लस गोला और एक नीला माइनस गोला है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये आकर्षण है। बिल्कुल। तो आवेशों का व्यवहार एक बहुत ही सरल नियम पर निर्भर करता है, उनकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी पर। मतलब सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, और विजातीय आवेश जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सर, स्लाइड में लिखा है कि यह नियम परमाणुओं से लेकर बिजली तक हर चीज को नियंत्रित करता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे आसपास हर चीज में आकर्षण और प्रतिकर्षण हर समय हो रहा है? हर पल हो रहा है अंजलि, हर एक पल। इसी वजह से चीजें ठोस हैं, इसी वजह से रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। सर, इसमें एक बहुत सीधी और स्पष्ट बात लिखी है एग्जाम अलर्ट में। हाँ अंजलि, और यही इस स्लाइड का सार है। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। और ये गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ध्रुवता, ठीक है। बिल्कुल, ये हर समय हो रहा है। पर सवाल ये है कि किसी वस्तु पर ये आवेश आता कहां से है। चलो अगली स्लाइड में इसका जवाब ढूंढते हैं। जी सर। देखो अंजलि, यहाँ परमाणु का एक 3D मॉडल है। केंद्र में लाल और ग्रे गोले हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और उनके चारों ओर नीले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और एक एरो दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे में जा रहा है। एकदम सही। हर पदार्थ परमाणुओं से बना है और आवेश का असली स्रोत यही परमाणु है। हर परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सामान्यतः इनकी संख्या बराबर होती है, इसलिए वस्तु वैद्युत उदासीन होती है। बिल्कुल। अब जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो असल में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वो धनावेशित प्लस हो जाती है, और जो पाती है वो ऋणावेशित माइनस हो जाती है। बहुत अच्छे। सर, एक सवाल है, जब हम चीजों को रगड़ते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं? प्रोटॉन क्यों अपनी जगह से नहीं हिलते? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब परमाणु की संरचना में छिपा है। सर, मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब इस एग्जाम अलर्ट में है। तुमने सही पकड़ा अंजलि। किसी वस्तु का आवेशन केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, प्रोटॉनों के नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। उन्हें निकालना लगभग असंभव है। अच्छा, तो सारा खेल बाहरी इलेक्ट्रॉनों का है। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था अंजलि। अब जब हमें पता है कि आवेश इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, तो क्या ये हर पदार्थ में आसानी से घूम सकता है? अगली स्लाइड देखो। आवेश का हाईवे और रोड ब्लॉक। हाँ, इस स्लाइड पर दो ब्लॉक हैं। एक कॉपर जैसा चमकीला ब्लॉक है जिसमें नीले इलेक्ट्रॉन एक हाईवे की तरह तेजी से बह रहे हैं। इसे चालक या कंडक्टर लिखा है। और दूसरा लकड़ी जैसा ब्लॉक है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ग्रिड में फंसे हुए हैं, जैसे ट्रैफिक जैम हो। इसे विद्युत रोधी या इंसुलेटर लिखा है। बिल्कुल। तो वे पदार्थ जो आवेश को आसानी से अपने में से होकर बहने देते हैं, चालक कहलाते हैं, जैसे धातु हैं, मानव शरीर, पृथ्वी। और जो नहीं बहने देते वो विद्युत रोधी है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। और इसका कारण चालकों में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से ज्यादा बंधे नहीं होते और आसानी से घूम सकते हैं। सर, अगर हमारा शरीर भी एक चालक है, तो जब हम किसी धातु की चीज को हाथ से रगड़ते हैं तो वो आवेशित क्यों नहीं होती? स्लाइड के पॉइंट 4 में भी ऐसा ही कुछ लिखा है। क्योंकि जो भी आवेश उस धातु पर आता है वो हमारे शरीर से होता हुआ सीधा पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी आवेश का एक बहुत बड़ा भंडार है। अरे, इसमें एक तीसरी श्रेणी के बारे में बताया गया है सर। हाँ अंजलि, ध्यान दो, एक तीसरी श्रेणी भी है जिन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इनका प्रतिरोध चालकों और विद्युत रोधियों के बीच का होता है। और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन्हीं पर आधारित है। बिल्कुल, चिप्स, ट्रांजिस्टर, सब कुछ। ये बहुत दिलचस्प है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन अंजलि। अब हम आवेश के 3 मूलभूत गुणों के बारे में पढ़ेंगे। चलो अगली स्लाइड पर और पहला गुण देखते हैं। जी, आवेश का बीजगणितीय योज्यता का गुण। देखो, यहाँ एक पारदर्शी बॉक्स है जिसे एक सिस्टम माना गया है। इसके अंदर कुछ लाल गोले हैं जिन पर +2 चार्ज हैं और कुछ नीले गोले हैं जिन पर -1 चार्ज है।
और नीचे इन सब का बीज गणितीय जोड़ करके दिखाया गया है। हाँ, तो आवेश का पहला मूल गुण है योज्यता या एडिटिविटी। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम का कुल आवेश उसमें मौजूद सभी अलग अलग आवेशों का साधारण बीजगणितीय योग होता है। द्रव्यमान की तरह, है ना? हाँ, द्रव्यमान की तरह आवेश भी एक अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन एक बड़ा फर्क है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है जबकि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए जोड़ते समय चिन्हों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर, अगर आवेश एक अदिश राशि है और इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो फिर हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की बात कैसे करते हैं, जिसमें तो दिशा होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आवेश की दिशा नहीं होती, लेकिन आवेश के कारण जो बल लगता है वो एक सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर। इस अलर्ट में तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, ये योज्यता के गुण का गणितीय रूप है। यदि किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 और ऐसे ही Qn हैं, तो निकाय का कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3 + Qn होगा। याद रखना, यहाँ Q की वैल्यू चिन्ह के साथ रखनी है। समझ गई सर। बल एक सदिश राशि है अंजलि, आवेश नहीं। बल की दिशा होती है। खैर, अब आवेश के दूसरे मूल गुण पर आते हैं। अगली स्लाइड देखो। प्रकृति का अटेय नियम, आवेश संरक्षण। हाँ, यहाँ एक बड़ा सा गोला है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय को दर्शा रहा है। इसके अंदर देखो, एक लाल प्लस क्यूब से नीले तीर निकलकर एक पीले माइनस क्यूब में जा रहे हैं। ये चार्ज ट्रांसफर दिखा रहा है। और नीचे एक मीटर पर लिखा है कुल आवेश = 0। सही। तो आवेश का दूसरा मूल गुण है संरक्षण या कंजर्वेशन। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित मतलब कांस्टेंट रहता है। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। बिल्कुल। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो जितना धनात्मक आवेश छड़ पर आता है, ठीक उतना ही ऋणात्मक आवेश रेशम पर आता है। सिस्टम का कुल आवेश पहले भी 0 था और बाद में भी 0 रहता है। सर, ये विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम का वास्तविक दुनिया में क्या मतलब है? क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाना संभव है जिसका बाहर से कोई लेना देना ना हो? असल दुनिया में एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है, पर हम उसके बहुत करीब जा सकते हैं। ये एक आदर्श स्थिति है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें नियमों को समझने में मदद करता है। ठीक है सर, इसमें लिखा है कि ये एक मौलिक संरक्षण नियम है। हाँ अंजलि, और ये बहुत बड़ी बात है। आवेश संरक्षण का नियम भौतिकी के सबसे मौलिक संरक्षण नियमों में से एक है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे हमेशा याद रखना। जी सर। ये एक आदर्श स्थिति है अंजलि, लेकिन नियम हमेशा सत्य होता है। अब आवेश का तीसरा और सबसे अनोखा गुण देखते हैं। चलो अगली स्लाइड पर। आवेश के सिक्के, क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये विजुअल तो बहुत मजेदार है सर। है ना? यहाँ ई लिखे हुए सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के सही से रखे हैं, जैसे 2E, 3E, लेकिन 2.5E वाले सिक्कों के ढेर पर एक क्रॉस लगा है और असंभव लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब हम आधा सिक्का नहीं ले सकते? एकदम सही। आवेश का तीसरा मूल गुण है क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन। इसका अर्थ है कि प्रकृति में कोई भी मुक्त आवेश एक मूल इकाई E, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, उसका पूर्ण गुणज ही हो सकता है। मतलब किसी वस्तु पर आवेश E, 2E, 3E हो सकता है, लेकिन 1.5E या 2.7E नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आपके पास केवल 1 रुपए के सिक्के हों, तो आप किसी को 5.5 रुपए नहीं दे सकते। सर, E का मान तो बहुत बहुत छोटा होता है। तो जब हम बड़े पैमाने पर आवेश की बात करते हैं, तो क्या हमें ये सिक्कों जैसा टूटा हुआ गुण महसूस होता है, या वो हमें एक सतत प्रवाह जैसा लगता है? बहुत अच्छा सवाल। बड़े पैमाने पर, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये एक सतत प्रवाह जैसा ही लगता है, क्योंकि ई इतने ज्यादा होते हैं कि हम उन्हें अलग अलग गिन नहीं सकते। सर, इसमें क्वांटीकरण का सूत्र दिया है। बिल्कुल। आवेश का क्वांटीकरण सूत्र है Q = Ne, जहां N एक पूर्णांक है, मतलब 1, 2, 3, और E का मान
1.602 एक्सपोनेंशियल -19c है। E को मूल आवेश कहते हैं। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है अंजलि। Q = NE। ठीक है सर। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है अंजलि। बड़े पैमाने पर आवेश हमें सतत ही लगता है। खैर, अब तक हमने बल की बात की, चलो अब इसे मापने का सूत्र देखते हैं। अगली स्लाइड पर चलो। अदृश्य बल का सूत्र, कूलॉम का नियम। देखो अंजलि, यहाँ दो गोले हैं Q1 और Q2 जो r दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक कांच की प्लेट पर बल का सूत्र लिखा है F = K Q1 Q2 r²। और दोनों गोलों पर बाहर की तरफ F बल के तीर लगे हैं, मतलब ये प्रतिकर्षण दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव माना गया है। तो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को मापने के लिए एक नियम दिया। ये बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ज्यादा चार्ज तो ज्यादा बल, और ये बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ज्यादा दूरी तो बल बहुत तेजी से कम हो जाएगा। सर, ये सूत्र तो मुझे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम F = G m1 m2 r² जैसा लग रहा है। क्या इन दोनों बलों में कोई समानता है? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। समानता है और बहुत बड़ा अंतर भी है। सर, अलर्ट में पूरा सूत्र और K का मान भी दिया है। हाँ अंजलि, इसे नोट कर लो। कूलॉम का नियम है F = K Q1 Q2 r², जहां K का मान लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर c² होता है। और सबसे जरूरी बात, ये नियम केवल बिंदु आवेशों मतलब पॉइंट चार्जेस के लिए मान्य है। बिंदु आवेश मतलब ऐसे आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो। ठीक है सर। वाह अंजलि, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक था। अगली स्लाइड इसी तुलना के बारे में है। चलो देखते हैं। सबसे शक्तिशाली कौन? विद्युत बल वर्सेस गुरुत्वाकर्षण। इस स्लाइड पर एक तराजू है। हाँ, एक बड़ा सा तराजू है। एक पलड़े पर पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल को दिखा रहे हैं, और दूसरे पलड़े पर एक प्लस और एक माइनस आवेश हैं जो विद्युत बल को दिखा रहे हैं। और विद्युत बल वाला पल्ला बहुत भारी है, उसने गुरुत्वाकर्षण वाले पल्ले को हवा में उठा दिया है। बिल्कुल। कूलॉम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा दिखता है, लेकिन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 10⁻39? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये अंतर इतना ज्यादा है कि परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नगण्य, मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है। सर, अगर विद्युत बल इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा क्यों महसूस होता है? हम सब जमीन से चिपके हुए हैं, विद्युत बल हमें उड़ा क्यों नहीं देता? यह इस पूरे अध्याय का सबसे दिलचस्प सवाल है। सर, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर बताया गया है दोनों बलों के बीच। हाँ, और यही तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है अंजलि। विद्युत बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षी होता है। क्योंकि ज्यादातर चीजें उदासीन होती हैं, इसलिए विद्युत बल आपस में कट जाता है, पर गुरुत्वाकर्षण हमेशा जुड़ता जाता है। अच्छा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पर मास तो हमेशा जुड़ता है। एकदम सही। समझ गई सर। बिल्कुल। ज्यादातर चीजों के उदासीन होने के कारण ही ऐसा होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगली स्लाइड अंजलि। हर आवेश का अपना इलाका, वैद्युत क्षेत्र। हाँ, यहाँ एक 3D जाली, एक ग्रिड है जो बीच में रखे एक लाल प्लस आवेश के कारण मुड़ गई है, जैसे किसी भारी गेंद को चादर पर रखने से होता है। जी, और एक छोटा परीक्षण आवेश Q0 इस मुड़ी हुई जगह पर बल का अनुभव कर रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि एक आवेश दूसरे दूर रखे आवेश पर बल कैसे लगाता है? इसका जवाब है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। हर आवेश अपने चारों ओर के स्थान में एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है। जब कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो मतलब आवेश सीधे एक दूसरे पर बल नहीं लगाते, वो अपने क्षेत्र के माध्यम से लगाते हैं। बिल्कुल। वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता E को उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F से मापा जाता है। सर, ये परीक्षण आवेश Q0 क्या होता है? क्या इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता जो मुख्य आवेश के क्षेत्र को बदल दे? बहुत ही अच्छा सवाल है।
हम ये मानकर चलते हैं कि परीक्षण आवेश इतना छोटा है कि उसका अपना क्षेत्र लगभग नगण्य में और वह स्रोत आवेश के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। ये एक आदर्श स्थिति है। ठीक है सर, इसमें वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा का सूत्र है। हाँ, इसे याद कर लो। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है E = F/Q0। ये एक सदिश मतलब वेक्टर राशि है और इसकी इकाई न्यूटन प्रति कूलम NC है। E = F/Q0। बहुत अच्छा सवाल अंजलि। हम ये मानकर चलते हैं कि परीक्षण आवेश इतना छोटा है कि वो स्रोत आवेश के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। अब इस अदृश्य क्षेत्र को देखने का एक तरीका सीखते हैं। अगली स्लाइड पर चलो। अदृश्य बल का नक्शा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ 3 चित्र हैं। पहले में एक प्लस आवेश से तीर बाहर की ओर निकल रहे हैं, दूसरे में एक माइनस आवेश में तीर अंदर की ओर आ रहे हैं, और तीसरे में तीर प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में जा रहे हैं। सही। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्षेत्र का एक चित्रात्मक निरूपण है। ये वो काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो ये रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। बिल्कुल, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां क्षेत्र प्रबल होता है और जहां दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र दुर्बल होता है। सर, ये रेखाएं क्या असलियत में मौजूद होती हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है क्षेत्र को समझने के लिए? ये हमारी कल्पना है अंजलि। ये असली रेखाएं नहीं है, बल्कि क्षेत्रों को विजुलाइज करने का, उसे समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सर, इसमें एक बहुत ही जरूरी नियम लिखा है। हाँ अंजलि, और ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो असंभव है। ठीक है सर। ये काल्पनिक रेखाएं हैं अंजलि, पर भौतिकी में बहुत उपयोगी हैं। चलो अब इस अध्याय के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। अगली स्लाइड। वैद्युत द्विध्रुव, एक शक्तिशाली जोड़ा। अंजलि, इस चित्र में देखो, एक नीला -Q आवेश और एक लाल +Q आवेश बहुत कम दूरी 2a पर रखे हैं जी। और एक तीर P उनकी दिशा -Q से +Q की ओर दिखा रहा है। हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल 2 बराबर परिमाण के विजातीय आवेशों का एक निकाय है जो बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसका कुल आवेश तो 0 होगा, +Q और -Q। बिल्कुल सही। द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, लेकिन इसका वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। इसकी शक्ति को द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट P से मापा जाता है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। सर, इसका कोई वास्तविक उदाहरण है? क्या हमारे आसपास अणु मतलब मॉलिक्यूल्स भी द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जैसे पानी का अणु? एकदम सही उदाहरण दिया तुमने। पानी का अणु H2O एक बहुत अच्छा वैद्युत द्विध्रुव है। बहुत से अणु द्विध्रुव होते हैं। सर, आज का आखिरी एग्जाम अलर्ट, ये बल आघूर्ण मतलब टॉर्क के बारे में है। बिल्कुल, याद रखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण टॉर्क लगता है, जिसका सूत्र है टाउ = Pxe, जो उसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का मतलब अलाइन करने का प्रयास करता है, परंतु उस पर कोई नेट बल नहीं लगता। अच्छा, तो वो घूमेगा पर अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है सर। तो अंजलि, आज हमने वैद्युत आवेश के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने उसकी प्रकृति, उसके 3 मूलभूत गुण, योज्यता, संरक्षण और क्वांतीकरण को समझा। फिर हमने कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को भी देखा। जी सर, आज बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला। खासकर विजुअल्स के साथ समझना बहुत आसान हो गया। बहुत अच्छी बात है अंजलि। अब तुम इन सभी स्लाइड्स को एक बार फिर से दोहराना, और जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचना इस पर। जी सर, पूछिए। हमने देखा कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से 10⁻39 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर, जैसे ग्रहों और तारों को, गुरुत्वाकर्षण ही नियंत्रित करता है। सोचना कि ऐसा क्यों है। अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे।